वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे जो इस वक्त हम कह सकते हैं कि हमारे नेबरहुड में ही खित्ते में जो जंग जारी है। अमेरिका और इज़राइल ने फ़ैसला कर लिया था ईरान पे हमला करने का। ये शायद बहुत दिनों से ही सबको नज़र आ रहा था। अब हमले के भी चंद दिन गुजर गए हैं और लग ऐसे रहा है कि ये जंग इतनी जल्दी ना ख़त्म हो जितनी कि पिछली दफ़े सबकी उम्मीदें थीं, और फिर देखा भी। इस दफ़े जो हम कह सकते हैं बहुत अनफॉर्चुनेट बात हुई वो यही हुई कि जैसे ही ये हमले शुरू हुए इज़राइल और अमेरिका के ईरान पर, तो जो सीनियर लीडरशिप थी ईरान की उनको सबसे पहले टारगेट किया गया। और इसी में जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं और उनके रहबर हैं आयतुल्ला खामेनेई साहब, उनको भी उनकी फैमिली के समेत शहीद कर दिया गया। इसके साथ साथ ये भी इतलात आई कि जो काफ़ी सीनियर लीडरशिप है जिसमें मिलिट्री लीडरशिप भी मौजूद थी, उन सबको भी टारगेट किया गया और शहीद कर दिया गया। ये बात ईरान के जो सदर हैं उन्होंने ही इसकी तस्दीक की और साथ में ये भी कहा कि अब फैसला साजी जो है वो एक काउंसिल की तरफ उसको मुंतकिल कर दिया गया है और उसने अपना काम जो है वो शुरू कर दिया है। काउंसिल में सदर भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ और मेंबर्स भी हैं। तो लग ये रहा है कि जहां एक गैर यकीनी की सूरत हाल ईरान में मौजूद है, मगर क्योंकि शायद ख़दशा उनको भी था कि इस तरह के हमले किए जाएंगे और सीनियर लीडरशिप को टारगेट किया जाएगा, इसलिए जो सक्सेशन का प्लान था वो वहाँ भी मौजूद था। और वो जो है जितनी तेज़ी से ही टारगेट किया गया लीडरशिप को, उतनी तेज़ी से ही जो सक्सेशन के वहाँ प्लान्स थे उन पर भी काम शुरू हो गया। मगर दूसरी तरफ अब पूरे खित्ते में हम कह सकते हैं न सिर्फ एक गैर यकीनी बट जंग जो है वो फैलती चली जा रही है। आज ये भी इतलात आई कि इज़राइल ने लेबनान पे हिज़्बुल्लाह की जो जहाँ प्रेजेंस है वहाँ भी हमले किए, वहाँ से जवाबी फायर भी आया। ईरान की तरफ से भी जो हमले किए जा रहे हैं पिछले चंद दिनों में हम देख रहे हैं कि वो उससे पूरा जो मिडल ईस्ट है उस पर असर पड़ रहा है। चाहे दुबई हो, चाहे कतर, चाहे बहरीन, इन सब पर हमले किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ आज इतलात आई कि जो सऊदी अरेबिया के ऑयल फील्ड्स हैं वहाँ भी आग लग चुकी है। और कुवैत की तरफ से ये बयान सामने आया कि कुवैत में जो अमेरिकन जहाज़ खड़े थे उनको भी किसी हमले के तहत गिराया गया है। जो तफसील कोई ख़ास सामने आई नहीं, बट जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है कुवैत की, उन्होंने इतना कहा कि सेवरल यानी कि कई जो जहाज़ हैं उनको उन पर हमला किया गया या कुछ हुआ और वो क्रैश कर गए। अब ये भी कहा जा सकता है कि ये अब जंग जो है फैलती हुई नज़र आ रही है और अगर फैल रही है तो ये मामला कहाँ तक जाएगा। खुद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात का जिक्र किया जब उन्होंने ये बताया कि जो सीनियर लीडरशिप है ईरान की उसको अटैक करके टारगेट कर लिया गया है। तो अब क्या हम ये भी देखेंगे कि ये जंग कुछ दिन जारी रहेगी। मगर इसके साथ साथ ये भी कहना ज़रूरी है कि अगर ये जंग जारी रहेगी तो इसका पूरे खित्ते से ज़्यादा पूरी दुनिया पे की मईशत पे असर पड़ेगा। अब भी इस वक्त भी पिछले चंद दिनों से जो फ़्लाइट्स हैं, जहाज़ हैं, सफ़र है लोगों का दुबई से या जो कतर से, वो फ़्लाइट्स जो हैं इस वक्त डिसकंटिन्यू हुई हैं, जहाज़ नहीं उड़ रहे। इसके साथ साथ तेल की कीमतों में भी आप देख रहे हैं कि इजाफा हो रहा है। तो काफ़ी इसका गहरा एक मुआशी असर भी होगा। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। सीनियर सियासतदान हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं ये फॉरेन पॉलिसी पे। चाहे इट वाज एज द जिसको हम कह सकते हैं एज द हेड ऑफ द कमिटीज़, सेनेट कमिटीज़ ऑन डिफेंस एंड ऑन फॉरेन अफेयर्स। इसके अलावा ये चीन के हवाले से एक थिंक टैंक भी चलाते हैं। वेलकम टू द शो सर। मुशाहिद साहब, पहले अगर इफ अ क्विक व्यू ऑन व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड ईरान, क्योंकि बहुत से लोगों का ये भी ख्याल था कि एकदम गैर यकीनी या बहुत अफरा तफरी फैल जाएगी ईरान में जब सीनियर लीडरशिप को टारगेट किया जाएगा, मगर लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ हुआ। काउंसिल जो है बन गई है, उसने काम करना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि नए जो रहबर हैं उनकी भी तलाश जारी है, बल्कि खुमैनी साहब के गालिबन फैमिली का भी वहाँ जिक्र आ रहा है।
डू यू थिंक कि कुछ अब जो नई लीडरशिप आएगी सामने, जो फैसला साजी करेगी, शायद दे माइट वांट टू रीच आउट टू द अमेरिकन्स और वो इस मामले को यहाँ ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, या वो अपने प्रीडिसेसर्स की तरह लड़ाई जारी रखेंगे? पहले तो सब बात यह है कि सब पूरे इस खत्ते में और ईरान के अंदर भी, बाहर भी, पाकिस्तान में भी बड़ा गम और गुस्सा है कि जिस किस्म की जारियत हुई, एक मुजरमाना जारियत हुई जिसका कोई जवाज नहीं था, उसका रद्द-ए-अमल पाकिस्तान में भी हुआ, इलाके में भी हुआ। और एक मफरूज़ा था इनका, मेरे ख्याल में ट्रंप को जो ट्रैप किया नेतन्याहू, उन्होंने कहा था कि 48 घंटे में फारग हो जाएंगे सारे। हमने टॉप बंदे को ख़त्म किया जो वेनेजुएला में किया, और सब चीज़ ठीक हो जाएगी, और जो नए लोग आएंगे या उनके जानशीन कह लें, वो हमसे जी हुजूरी करेंगे, सलाम साहब कहेंगे। वो ईरानी कौम को नहीं जानते। ईरानी कौम ने एक तो हुआ कि आपने जैसे खुद अभी बताया, विद इन 2 आवर्स उन्होंने जो अभी हमला किया जी। हालांकि उनकी शहादत हो चुकी थी सुप्रीम लीडर की, और उसके साथ टॉप 40 लोग शहीद हुए हैं, इंक्लूडिंग डिफेंस मिनिस्टर, आर्मी चीफ, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स चीफ, डिफेंस काउंसिल का सेक्रेटरी। तो वो इसका मतलब उनका SOP तैयार था, क्योंकि इस दफा उन्होंने 4 लेयर्स बना लिए थे जानशीन के, नंबर 1। दूसरा है कि उनकी सलाहियत कायम है मिलिट्री मज़ाहमत की, और जवाबी कार्रवाई बल्कि बढ़ गई है, जो आपने बताया ना। अब तो एक यूरोपियन मुल्क भी आ गया ना, साइप्रस पर हमला भी हुआ है, पहली मर्तबा यूरोपियन सॉइल पे हमला हुआ है, और फ्रॉम मिडल ईस्ट, और मिडल ईस्ट इज ऑन फायर। आप और हम जाते रहे दुबई, ओमान, बहरीन, बड़े सुकून के साथ, बड़ा कुछ नहीं हो रहा, लोग शॉपिंग करने, टूरिज्म के लिए जाते हैं, वो एवरीथिंग इज हिट फॉर अ 6। वो मिडल ईस्ट ही नहीं रहा। और तीसरा ये है कि ईरान के अंदर सबसे बड़ी बात है, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो कायम है, चेन ऑफ कमांड। उन्होंने 24 घंटे के अंदर आइन के तहत वो चेन बना दिया, और जो ख्याल था कि ठीक है, मेरे ख्याल में तकसीम है, कुछ लोग नाला भी हैं हुकूमत के साथ, नाराज भी हैं, डेमोन्स्ट्रेशन भी हुए हैं, कई इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज जो इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है और अवाम की जो हमायत और तायद है वो कायम और दायम है फिलहाल। डिस्पाइट इसके कि सर, आपको जैसे आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता रात एक ईरानी टीवी को भी हैक किया गया, और नेतन्याहू का वहां उस पे तकरीर चलाई गई जो वो ईरानी लोगों से खिताब कर रहे हैं। एग्जैक्टली वो भी क्यों उन्होंने किया, और वो हैकिंग का भी, वो साइबर वॉर भी कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल वॉर भी कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ जो आपने अभी बताया, 3 अमेरिकन पहले मर गए, बॉडी बैग शुरू हो गए, जहाज कितने गिरे हैं, कहाँ गिरे हैं, अभी कोई तफसील भी नहीं हमें मालूम। वो कवर अप किसने कन्वीनियंटली किया है। और अब और ट्रंप के भी बयानात कॉन्ट्रडिक्टरी आए हैं। पहले उन्होंने कहा कि मेरी बात हो रही है, मेरी कम्युनिकेशन है, आई एम इन टच विद द न्यू लीडर्स, और वो जंग खत्म करना चाहते हैं, कि मैं वो जंग खत्म करना चाहता हूं। और उसके बाद एक बयान अब ये भी आया कि गालिबन 2-1 हफ्ते अब और चलेगी, 4 हफ्ते का है, अप टू 4 वीक्स का। फिर ये भी कहा है कि जी अब अगर वो जवाबी कार्रवाई करेंगे तो हम बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल देंगे। तो मैं समझता हूँ बड़े कॉन्ट्रडिक्टरी बयान आ रहे हैं, वो फंस गए हैं। सर, क्योंकि आपने ये फंसने की बात की, तो अगर आप इस वक्त वेस्टर्न टेलीविजन भी देखें, जो कमेंट्री हो रही है, तो वहां भी वही कि मिशन क्रीप का, वो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, कि वहां भी ये खदशात हैं कि शायद ये लंबा अरसा चल जाए। मगर अब इसका जो काउंटर है वो यही है कि कितनी सलाहियत होगी ईरान के पास, कितनी देर तक वो मिसाइल हमले कर सकेंगे, क्योंकि इतना आसान तो उनके लिए भी नहीं होगा। सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट कि ये मिशन क्रीप ईरान के 3 ऑब्जेक्टिव हैं इस वक्त। नंबर 1 कि जी हमारा जो रजीम का स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, जो इस्लामी इंकलाब के बाद आया, वो कायम और दायम रहे, वो स्ट्रक्चर कायम और दायम, वही प्रेसिडेंट, वही नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल चीफ जो आया था अली लारिजानी, वो और चेन ऑफ कमांड, सक्सेशन, वो सारा कायम है। दूसरा कि हमारे पास जो फौजी सलाहियत है जवाबी कार्रवाई करने की और मज़ाहमत करने की, वो कायम रहे, वो भी कायम है। और तीसरा ये है कि ये जंग जो है उनके हक में है कि तवालत अख्तियार करें। इजराइल और अमेरिका के हक में है कि 3 दिन 4 दिन फौरन रातों खत्म कर दें, क्योंकि वो जो जितनी लंबी प्रलॉन्ग होगी ये जंग फैलेगी। सही, पूरे गल्फ में फैल चुकी है, यूरोप तक जा रही है, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ बंद, 20% ऑफ तेल उधर से आता था बंद, 30% ऑफ LNG बंद। फिर आपने खुद अभी अपने इंट्रोडक्शन में बड़ी सही बात की, जो सबसे बड़ी दुनिया की ऑयल रिफाइनरी है रास तनूरा,
जो 5.5 लाख बैरल ऑफ ऑयल रोज निकालती है एक्सपोर्ट के लिए, वो तो ठप हो गया, वो दैट हैज बीन हिट। तो ये तो अब जंग सिर्फ फौजी जंग नहीं है, ये इक्तिसादी जंग भी है, ये तवानाई की जंग भी है। ये तो आपके अभी शुरू हो जाएगा, तेल की कीमतें कहां पहुंचेंगी। सो इसके इम्प्लीकेशंस अब सिर्फ ईरान से बियॉन्ड हो गए हैं और इनके काबू में नहीं होंगे। इट इज गोइंग टू बी एन अनविनेबल वॉर। और क्या कहा था आयतुल्लाह खामेनेई ने, जो रहबर हैं, जो शहीद हुए हैं, कि इफ ईरान इज अटैक्ड बाय यूएस एंड इजराइल, इट विल बी अ रीजनल वॉर, इलाकाई जंग। बिल्कुल। एंड इट इज बिकमिंग एन इलाकाई जंग। बिल्कुल सही सर। अब इसमें गल्फ के ममालिक का क्या रोल होगा, उस पर हम बात करेंगे मुशाहिद साहब के साथ आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से और हम उनसे बात कर रहे हैं ईरान और जो खित्ते में इस वक्त हम जंग देख रहे हैं। मुशाहिद साहब, अब जैसे आपने कहा कि ये इलाकाई, आपने खुद कहा कि खामेनेई साहब ने कहा था कि ये इलाकाई जंग बन जाएगी, मगर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस वक्त जो गल्फ के ममालिक हैं उनका क्या रद्द अमल होगा, ये स्पेशली जो इस तेल की कीमतें, जो गैर इस्तेहकाम की सूरत हाल है दुबई में, बहरीन में, क्योंकि जैसे आपने कहा कि वो तो उनके तो यूएसपी ही इस्तेहकाम है ना, तो उनका क्या प्रेशर होगा अमेरिका के ऊपर, या वो बात कर रहे होंगे या बिल्कुल यहाँ वो कुछ नहीं कह रहे होंगे, क्योंकि इजराइल की तरफ से बार बार ये जिसको हम कह सकते हैं ना, बात फैलाई जा रही है कि जी सऊदी अरेबिया और यूएई अमेरिका पे प्रेशर डाल रहे हैं कि आप इस मामले को ख़त्म करें, टेक इट टू इट्स लॉजिकल एंड ईरान। मगर दूसरा व्यू यही है कि उनके तो हक में यही होगा कि जल्द अज जल्द ये जंग जो है ख़त्म हो। व्हाट डू यू थिंक दे आर थिंकिंग एंड व्हाट आर दे गोइंग टू डू? देखिए जी, आप और हम कई दफ़ा कॉन्फ्रेंस में इकट्ठे गए हैं, कोई ओमान में, बहरीन में, जितना सुकून, जितनी खुशहाली 150 नेशनलिटीज काम कर रही हैं, उनका दारोमदार क्या है? कारोबार, माइग्रेंट वर्कर्स एंड टूरिज्म। कल मैंने सीन जो देखा है कि वो जो शेख जायद रोड है 6 लेन्स की, वो तो खाली थी। पहली दफा हिस्ट्री में ये हुआ है। दिस इज नेवर हैपेंड। दुबई में जो दुबई टू अबू धाबी रोड जो है, जो पाकिस्तानियों ने बनाई है, हमारे पख्तून भाइयों ने 40 साल पहले कंस्ट्रक्शन करते थे वैसे, तो वो आप देखें कि दिस हैज चेंज द डायनामिक्स। उनके लिए तो अनथिंकेबल था कि उनके हाथों पटाखा भी हो जाए तो एकदम वो हिल जाते हैं। दिस इज अ फुल रेंज। पूरे एयरपोर्ट्स बंद हो गए हैं, ट्रैफिक बंद हो गई है, उनके बुर्ज अल खलीफा कल खाली हो गया है। तो अब वो जो कहते थे ना इजरायली के, वो कह रहे हैं कि आखिरी दम तक वो कहेंगे खुदा का नाम ले, दंग बंद करें। और मैं भी सुन रहा था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जी अमेरिका तो हमें तो कुछ नहीं कर रहा, वो इजराइल को डिफेंड कर रहा है, हमें तो मरवा दिया है। ये सोशल मीडिया में चैटर है कुछ, तो उस हवाले से दे कैन नॉट अफोर्ड इट। उनका तो ये हाउस ऑफ कार्ड्स क्लैप्स हो जाएगा ऐसे। सो डू यू थिंक कि एक तरफ ये दबाव होगा अमेरिका के ऊपर? बिल्कुल होगा, बहुत और दूसरी तरफ सर वी हैव टू टॉक अबाउट अमेरिका इटसेल्फ, कि वहां भी जो मागा की मूवमेंट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। उसमें भी तो एक डिवीजन है वहां, मतलब कि अगर वो सदर ट्रंप को सपोर्ट करें तो वहां बहुत सी आवाजें ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने। अब लेट्स टेक द फिगर्स। आज उन्होंने पहली ब्रीफिंग देनी है कांग्रेस को रात शाम को, मार्को रूबियो ने। उधर आवाजें उठ गई हैं कि जनाब, एक तो आपने ये जंग जो की है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि अमेरिकी आइन में ओनली द अमेरिकन कांग्रेस कैन डिक्लेयर वॉर। आपने यूनियन। दूसरी बात है पीपल लाइक मार्जरी टेलर ग्रीन, टकर कार्लसन, वो कह रहे हैं कि ये तो अमेरिका फर्स्ट था। मेगा का मतलब है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, एंड दैट वाज अमेरिका फर्स्ट, दिस इज इजराइल फर्स्ट। और आज जो ओपिनियन पोल आया है कि वो क्या कह रहा है, सिर्फ 27% अमेरिकन कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ जंग जायज है, 73% अमेरिकन कह रहे हैं ये जंग नहीं होनी चाहिए। मेजॉरिटी, आई थिंक दिस द बिगेस्ट कैजुअलिटी ऑफ दिस वॉर इज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हिमसेल्फ। उसकी मैं समझता हूँ सियासी बहुत बड़ा धचका लगा है, उसका बेस को बिट्रे किया उसने वादा किया था नो मोर वॉर्स का, उसने जंगें शुरू कर दी हैं। और ये जंग जो है, और ये जंग अमेरिका की जंग ही नहीं थी, इसका क्या अमेरिका से ताल्लुक है? ईरान थ्रेटन नहीं कर रहा था। वो ओमान के वजीर खारजा ने खुद कहा है कि वी एग्रीमेंट वाज विद इन रीच चंद घंटे पहले, और उससे ब्रीफिंग भी थी। तो ये इन्होंने पंगा लिया है और इनको महंगा पड़ेगा। और मेरे ख्याल में ट्रंप विल लूज द मिड टर्म इलेक्शंस जो इस साल होने हैं, एंड इट इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड पॉलिटिकली ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। बट सर
The midterm elections are still far हाँ, away. far away. जंग तो अब हो रही है, तो क्या आपके ख्याल में इतना दबाव पड़ सकता है कि जो सदर ट्रंप हैं वो अब पुल बैक करें, इससे जल्दी से ख़त्म करें? बिकॉज अब यही तो सवाल है कि इसको ख़त्म करेंगे तो कैसे करेंगे? आई मीन देयर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ ट्रंप इज द मास्टर ऑफ द यू टर्न एंड ट्रंप की इंस्टिंक्ट है पॉलिटिकल सर्वे। वो कहेगा जी मिशन अकम्प्लिश्ड, हमने मारना था नंबर 1 को, वो हमने कर लिया तो हम खत्म, और ईरान ने वादा कर दिया है कि नो मोर न्यूक्स, तो हमारा मकसद तो पूरा हो गया। ही कैन ऑलवेज अनाउंस दैट। पहले हालांकि उसने ये कहा था इट्स अबाउट regime change, एक दफा वो भी I was just going to come to that. हाँ, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था regime change और का। वो कमेंट्री भी बहुत सी यही हो रही है। ये और फिर ये भी कहा कि वो मोडुरो मॉडल भी ले आया कि कुछ लोग अब जो बके लीडरशिप है वो हमसे ताउन करेगी, और मेरा कम्युनिकेशन भी है उनसे, मेरी बात चल रही है, मेरा नहीं ख्याल कोई बात चल रही है। अली लारिजानी ने साफ कहा है नो नेगोशिएशंस, क्योंकि अमेरिका ने ये जंग धोखे की बुनियाद पर की ना, डिसीट एंड डिसेप्शन, कि आपसे मुज़ाकरात हो रहे हैं, आप सारी बात मान लेते हैं, आखिरी वक्त उन्होंने वो टाइम, दे वर गेनिंग टाइम फॉर दैट, इट वाज अ प्लॉय, इट वाज अ र्यूज, इट वाज डिकॉय। तो अमेरिका ने बहुत ज्यादती की, झूठ भी बोला है, धोखा भी दिया है, और कानून की खिलाफ वर्जी भी की है। तो ये तो एक मुजरमाना फेल है उनकी तरफ से, इट्स अ क्राइम। बट डू यू थिंक कि इसकी वजह से सर अब आगे कहीं ईरान को भी कुछ लचक दिखानी पड़ेगी? वो जो कहते हैं ना, एक तरफ तो हम इस वक्त जंग की बात कर रहे हैं ना सर, बट जैसे अगर हम ये उम्मीद करें कि ये जल्दी अब खत्म हो जाए, क्योंकि कुछ गल्फ स्टेट्स इसमें एक चीज है, ईरानियंस जो मेरी मुशाहिदा है, और मैं ईरान भी, जैसे अब चाइना की बात की, मैं ईरान भी जाता रहता हूँ, उनकी लीडरशिप से मुलाकात हुई थी, अली लारिजानी साहब आए थे, उनसे मैं मिला था, प्रेसिडेंट पेजेश्कियान से मिला था, कालीबाफ जो उनका स्पीकर भी आया था, वो तैयार हैं डील के लिए। वो कहते हैं हम तो बम बना नहीं रहे, ना बम बनाने की सलाहियत है, ना हम बनाना चाहते हैं, हम तैयार हैं सैंक्शन लगे, लेकिन नाउ द इशू इज दे वोंट ट्रस्ट ट्रंप। आपको फिर कोई गारंटर लेना पड़ेगा, कोई प्रेसिडेंट मिडिल ईस्ट के है ना सर, इतने ममालिक के पहले भी तो उनके थ्रू गुफ्तगू हो रही थी। ट्रंप्स फेवरेट फील्ड मार्शल और प्रेसिडेंट अर्दोगान, और गल्फ के ममालिक अब नहीं होंगे। अच्छा। तो प्रेसिडेंट अर्दोगान हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है, आई थिंक ये हो सकता है, और कोई और ऐसा मुल्क जो इंडोनेशिया भी परहैप्स, जो क्रेडिबल है, जो जिनकी अमेरिका से भी ताल्लुकात हैं और ईरान से भी हैं, जैसे पाकिस्तान के हैं, क्योंकि हमारे अच्छे ताल्लुक। और सर अगर कीपिंग इन माइंड दिस कि कहीं ना कहीं ये जंग रोकेगी, तो अगर इसको मैं थोड़ा सा आगे प्रोजेक्ट करके कि इसका पूरे खित्ते पे अब कितना असर होगा, क्योंकि अगर हम पिछले चंद सालों में देखें कि सबसे ज्यादा अगर कहीं हमने लड़ाई भी देखी है, कॉन्फ्लिक्ट भी देखा है, और तेज तब्दीलियां भी देखी हैं, वो मिडिल ईस्ट ही है। सीरिया, लिबिया, ऑब्वियसली जो हमास के साथ वाकयात हुए, जो वेस्ट बैंक में हो रहा है, अब ईरान। सो व्हाट डू यू थिंक इसका इम्पैक्ट ओवरऑल क्या होगा पूरे मिडिल ईस्ट पे? आप देखें 21वीं सदी में इट इज ऑल अबाउट द मिडिल ईस्ट। 9/11 शुरू हुआ, इराक, इतनी जंगें खत्म हुई सारी, और वो अभी भी चल रही है, अभी भी चल रही है, वो खत्म नहीं हुई, और ये एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन गया, जिसमें मैं समझता हूँ इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम इजिप्ट टू पाकिस्तान, ये सारा खिता भी, इसमें टर्की भी आता है, गल्फ कंट्रीज भी आती हैं। इसमें तो अगर खुदा ना खास्ता रजीम चेंज होता है, मैं फ्यूचर सिनारियो की बात कर रहा हूं, ईरान में अब और तो कहीं हो भी नहीं सकता ना। ईरान की बात हो रही है, जंग का मकसद वो है, रजीम चेंज अगर हो तो वो हमारे लिए इसलिए खतरा है क्योंकि देन इजराइल बॉर्डर इज नाउ ताफ्तान, and that means, so you're assuming that regime change will mean a pro-Israel government. There is no other option. हाँ, I don't think so, क्योंकि regime का मतलब है, तो अगर तो अभी तो हुआ है ना कि टॉप लीडरशिप गई है, मेरा नहीं ख्याल regime change मुमकिन होगा। तो उस सिचुएशन में ईरान विल बी अ वीकेंड ईरान, बट ईरान के साथ इन्होंने फिर बात करनी होगी, अ सेटलमेंट, अ न्यू स्टेटस को, क्योंकि स्टेटस को सारा हिल गया है, और उसमें एक और कैजुअलिटी भी हुई है। जो ईरान सऊदी राप्रोशमा थी, जो चाइना ने कराई थी बड़े सालों के बाद 2023 में, वो भी एक दरार आ गई अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज अच्छा, वो आपके ख्याल में सस्टेन नहीं अब कर पाएगी? अब क्योंकि वो व्यू है ना, जो वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी थी कि शायद प्राइवेटली कुछ और कहा गया, पब्लिकली कुछ और कहा गया, तो वो उसके कुछ नतायज हो रहे हैं, और इसलिए वो एक खलीज नहीं पैदा होगी है। तो इस सिचुएशन में डिप्लोमेटिक की आप जो बात कर रहे हैं डे आफ्टर की, उसमें कंट्रीज लाइक पाकिस्तान एंड कंट्रीज लाइक टर्की कैन प्ले अ वेरी पिवटल एंड अ की रोल।
क्योंकि गल्फ ममालिक तो अब एक तरफ आ गए हैं। बट सर इसका दूसरा एक और यूरोप में सिर्फ एक मुल्क ने स्टैंड लिया है, स्पेन। हाँ जी, वो स्पेन ने कहा कि ये हम ये जारी है, व्हिच आई कमेंड दैट पेड्रो बिल्कुल सांचेज। बिल्कुल हम बात करेंगे मुशाहिद साहब के साथ आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से। ये आप नोट करें सर कि बहुत मैं ये तो नहीं कहूँगी तनकीद हो रही है, मगर ये बार बार सवाल पिछली मरतबा भी जब ईरान पे अटैक हुआ तो पूछा गया और अब भी पूछा जा रहा है रोल जो है कि वो जो बाइपोलर वर्ल्ड था या मल्टीपोलर वर्ल्ड था, उसमें जो दूसरी साइड है वो क्यों खामोशी से बैठी हुई है। वो तो ना कोई मदद करते नजर आ रहे हैं ना कुछ। वो तो जैसे जो तनकीद है कि जी वो तो अमेरिका जो मर्जी कर ले और वो दूसरी साइड कुछ कर ही नहीं तनकीद हो रही है। और मैंने खुद भी देखा कि बात है कि रशिया तो फंसा हुआ है बेचारा अपना यूक्रेन जंग में, लेकिन चाइना का भी रोल मोहतात है, बहुत खामोशी है। हाँ। चाइना ने, हमने तो मजम्मत भी की ना, चाइना ने कहा कि वी आर डीपली कंसर्न्ड, हमें बहुत तशवीश है इस इशू पर। तो वो इवन द फॉर्मुलेशन वाज वेरी कॉशियस। तो पीपल एक्सपेक्ट कि कोई दोनों सुपर पावर्स हैं, दोनों एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं, शायद चाइना तैयारी कर रहा है, ट्रंप अगले महीने चीन जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन है कि उतनी देर में अगर सारा इलाका का तिया पांचा हो जाता तो फिर क्या किस बात पर बात होगी। तो उसमें मेरे ख्याल में ये कंसोर्शियम ऑफ कंट्रीज, पाकिस्तान, टर्की, चाइना, रशिया, मे बी इवन इंडोनेशिया, कोई से बड़ा मुसलमान मुल्क है, दीज कंट्रीज कैन प्ले अ डिप्लोमेटिक रोल एंड दे शुड प्ले दैट रोल। दे शुड टेल मिस्टर ट्रंप के मिस्टर ट्रंप कॉल ऑफ द वॉर, और दिस इज अ रेड लाइन, और आपने जो कर लिया वो हो गया। ईरान इज रेडी फॉर डील, और उसके नतीजे जो है हम पर हिम्मत, इतनी हिम्मत, इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए ना जी। और कलमा हक कह रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। बट आई एग्री कि ये अनफॉर्चुनेटली देयर पॉलिसीज आर समटाइम्स मेड ऑन फियर। एंड सर द डे आफ्टर में एक और भी सिनेरियो है, आई थिंक, आई मीन डे आफ्टर के जब सिनेरियो की हम बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ मिडिल ईस्ट जिसमें अब इजराइल तो मोरलेस एक सुपर पावर की पोजीशन में आ गया कि पिछले 2-1 सालों में उसने तकरीबन हर मुल्क पे हमला किया है, मिडिल ईस्ट के 7-8 मुल्कों पे उसने कर लिया, और कहीं से कोई रेजिस्टेंस नहीं हुई एक्सेप्ट ईरान। जी, एक्सेप्ट ईरान। बट वहां भी अब अभी तो एट द मोमेंट वो लग रहा है कि जैसे वो जीत रहे हैं ना, तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ जो बैलेंस ऑफ पावर अगर कोई था मिडिल ईस्ट में, वो भी बहुत हद तक है यही, एंड द डे आफ्टर विल बी अबाउट दैट। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आपने इवेंट्स जो कड़ियां मिला लेना, हमले से 2 दिन पहले हु वाज इन टेल अवीव? आवर फ्रेंड मिस्टर मोदी। जी बिल्कुल। सो जो इंडो इजराइल एक्सिस है, और उसने ऑलमोस्ट दे आर लाइक आइडियोलॉजिकल सोलमेट्स। उसने क्या कहा मोदी ने उधर कि ये तो इजराइल इज पार्ट ऑफ द इंडियन मदरलैंड, और उसने कहा नेतन्याहू ने, ही इज मोर देन अ ब्रदर। तो जो इस तरह उन्होंने जो यारी दोस्ती का इजहार किया, वो बड़ी तशवीशनाक बात है, क्योंकि इन दोनों के अज़ाइम नजरियाती तौर पर एंटी इस्लाम है, वो ज़ायनिस्ट है, ये हिंदुत्व है, ये अखंड भारत की बात करते हैं, वो एरिट्स इजराइल, ग्रेटर इजराइल की बात करते हैं, और दोनों के अज़ाइम एंटी मुस्लिम है, पैलेस्टाइन हो या कश्मीर हो या जनरली, और उस हवाले से भी इट्स अ कॉज फॉर कंसर्न। और इसलिए इजरायली बालादस्ती का अगर कायम होती है तो उसके खतरात बियॉन्ड दिस रीजन भी है। जी, बट एट द मोमेंट यू डोंट सी के उसको कोई ईरान के बाद मिडिल ईस्ट में कोई उसको चैलेंज कर पाएगा मेरे ख्याल में इन द कमिंग डेज के जी जो डे आफ्टर की हम बात कर रहे हैं। रिजीम्स तो खौफजदा हैं, लोगों की तरफ से रेजिस्टेंस है, नॉन स्टेट एक्टर्स आ गए हैं, चाहे हिजबुल्लाह हो, हमास हो या हुतीस हो। अब हुतीस देखे वो अब अटैक कर रहे हैं उनकी शिप्स पर। बट सर मतलब कि अगर हम आई मीन टू प्ले डेविल्स एडवोकेट, अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमास को भी उन्होंने काफी हद तक कमजोर कर लिया है और हिजबुल्लाह को भी कमजोर कर लिया, तो अनलेस कि हम कहें कि अब कहीं कोई हुकूमत वगैरह तब्दील हो तो इन द नियर फ्यूचर तो कोई चैलेंज नहीं है। अभी जो लोग कायम है दायम है, जैसे पाकिस्तान इज टेकिंग अ स्ट्रांग पोजीशन, टर्की इज टेकिंग अ स्ट्रांग पोजीशन, कुछ हद तक मिस्र ने भी की थी, लेकिन मिस्र ने तो भी रिकॉग्नाइज किया हुआ है उनको, तो बाकी शायद इंडोनेशिया है तो, लेकिन थोड़ा सा दूर है, तो दिस कंट्रीज हैव टू स्टैंड फॉर, प्लस चाइना एंड रशिया, इनके लिए भी बहुत बट खित्ते में आप कोई चैलेंज नहीं देख रहे, मतलब आपकी बातों से तो मुझे यही समझ आ रहा है कि जैसे जो मिडिल ईस्ट का खित्ता है, अरब वर्ल्ड है जो, उसमें चैलेंज नजर नहीं आ रहा अनफॉर्चुनेटली। एंड सो अब मैं आपकी बातों से ये भी अगर समझूं कि इसका मतलब है कि जो गल्फ स्टेट्स जितने भी हैं, और दैट इंक्लूड सऊदी अरेबिया, वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस हेजेमनी को, वो समझ रहे हैं कि बस अब यूं ही ये चलेगा खत्ता। मैं समझता हूं, आई स्टिल हैव फेथ इन द पावर ऑफ पब्लिक ओपिनियन। फर्क पड़ता है, अब अमेरिकन पब्लिक
ओपिनियन आप सोच सकते थे कि वो पैलेस्टाइन के बारे में चेंज होगा? इस वक्त मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन सपोर्ट पैलेस्टाइन, नॉट इजराइल. But it's not changing policies. Does it matter? It's not yet, but still it's a sea change. Western public opinion change हो गया है. तो अगर इधर भी एक power of public opinion है, I hope and expect कि थोड़ा सा स्टैंड लेंगे, कुछ गैरत आएगी कि जनाब ये it's a civilization conflict now. मैं तो देखता हूँ Israel is waging तहजीबी जंग है, जो जैसे इंडियंस करते हैं ना पाकिस्तान के साथ. फिर आप तो फिर हंटिंगटन की बात पे चले गए हैं, तहजीबी जंग या तो वो civilization. उनकी तरफ से है ना जी, अगेंस्ट मुस्लिम्स, उनकी तरफ से है बिल्कुल. इट्स फॉर देम इट्स अ सिविलाइजेशनल स्ट्रगल कि वी हैव टू एस्टैब्लिश आवर हेजेमनी ओवर द मुस्लिम्स, एंड इट्स वेरी क्लियर. और क्या उनका इशू है? सूडान के साथ भी, सोमालिया के साथ भी, सीरिया के साथ भी, लीबिया के साथ भी. सॉरी सर, आपकी बात काटी हूँ, वक्त जरा कम था इसलिए. तो क्या सर फिर पाकिस्तान के लिए कितने खतरे की बात हो सकती है? क्योंकि जस्ट टू एक्सप्लेन, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ बहुत अब ये भी कयासर आई होती है कि जी अगर ईरान के बाद तो फिर पाकिस्तान ओनली न्यूक्लियर मुस्लिम कंट्री, उसके ऊपर भी उसकी भी बारी आएगी. सो लेट्स एड्रेस दिस. आई डोंट एग्री विद दैट व्यू. पाकिस्तान देखो ना, एक मुल्क है, उसका नाम है नॉर्थ कोरिया, 2.5 करोड़ आबादी है. कोई बात नहीं करता नॉर्थ कोरिया की. क्यों नहीं बात करता? क्योंकि दे हैव गॉट द बॉम्ब. पाकिस्तान इज 250 मिलियन पीपल. पाकिस्तान ने नेतन्याहू के बड़े भाई को पैंटी लगाई थी, नंबर 1. ये नेतन्याहू हो या ट्रंप हो, ये बुलीज हैं. ये उनसे पंगा लेते हैं जिनको समझते हैं हम मार सकते हैं आसानी से. दोज हु हैव द कैपेसिटी टू हिट बैक एंड हर्ट देम, आउट ऑफ क्वेश्चन है. पाकिस्तान इज नॉट ओनली अ न्यूक्लियर पावर, पाकिस्तान इज अ इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल स्टेट, a functioning state which has a strong diplomatic leverage, not just in this part, but overall region maybe, from Ankara to Moscow to Washington even, and Beijing also. So it's a different cup of tea. I don't see a threat to Pakistan. Pakistan को अगर threat कोई है तो internal है. We should set our own house in order. वो खतरा है हमें. बाहर का Israel dare not see that. Israel, so you don't think 2-3 दफा उन्होंने पंगा लेने की कोशिश की थी. अच्छा. माजी में जनरल जिया के जमाने में 84 में प्लान बना था, तो उसने वार्निंग दे दी थी जनरल जिया ने कि we'll hit back. अच्छा. अगर आपने किया, उन्होंने याद है 81 में, आप उसको, यू मस्ट बी वेरी यंग देन, बट आई वाज अ यंग जर्नलिस्ट लाइक यू, एडिटर ऑफ द मुस्लिम. तो उस वक्त उन्होंने प्लान किया था इराक के न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्ट्रॉय करने का, और इंडिया और ये इजराइल जॉइंटली करना चाह रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ भी काहुटा का. तो वी वांट देम कि विल हिट बैक, एंड दे गॉट स्केयर्ड ऑफ दैट. अच्छा. सो दे नो. सो यू आर सेइंग कि हम तक बात पहुंच गई कि वो ये प्लान करने की, वो 40 साल पहले, 40 साल पहले. और उसमें हु टिप्ड अस ऑफ? द CIA टिप्ड ऑफ जनरल जिया, क्योंकि हम अफगान जिहाद में उनके पार्टनर थे. और दूसरी बात थी कि पाकिस्तान के पास ऑफिशियली बॉम्ब नहीं था, बट वी हैड द कैपेबिलिटी. तो अब तो सिचुएशन ही डिफरेंट है. वी हैव बॉम्ब्स, वी हैव मिसाइल्स, वी हैव ड्रोन्स, एंड वी हैव शोन कि जो नेतन्याहू का बड़ा भाई है मोदी, उसको हमने हिट किया इन अ कन्वेंशनल वॉर. तो Israel, You don't fear that? Not at all. Ever dare not. बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला. नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक. जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इसी मौजू पे गुफ्तगू जारी रखेंगे. वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू अपनी जारी रख रहे हैं ईरान के हवाले से. हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रिजवान मलिक साहब, माहिर हैं सिक्योरिटी अमूर के. वेलकम टू द शो रिजवान साहब. रिजवान साहब, हम बात गुफ्तगू कर रहे थे ईरान के सारे मामले पर, और अब आपसे जानना चाहेंगे कि आपको अब क्या नजर आ रहा है आने वाले दिनों में, कि ये जो एक अब जंग जारी है ईरान और इजराइल और अमेरिका के दरमियान, ये लंबी होती आपको नजर आ रही है जैसे कुछ लोगों का खदशा है, या ये अब चंद दिनों में हो सकता है कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो जाएं? अहम बात यह है कि ईरान की तरफ से ये पैगाम जा चुका है कि वो मुज़ाकरात चाहते हैं. सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी शुरू में ये ऐलान किया कि जब उन्होंने बताया कि कितनी सीनियर लीडरशिप जो है उनको उन्होंने अमेरिकन और इजरायली हमलों में असैसिनेट कर दिया, और साथ में उन्होंने कहा कि जो नई लीडरशिप है वो मुझसे बात करना चाह रही है. मगर उसके बाद ये भी पैगाम सामने आया कि लगता है या हो सकता है कि 2-4 हफ्ते और जंग जारी रहे. तो आप इस सारे मामले को किस तरह देख रहे हैं? अभी तक तो जो सूरत हाल नजर आ रही है उसमें तो ये लग रहा है कि ये कोई क्लियर एंड नहीं है यूएस और इजराइल के जहन में, क्योंकि उनके 3 जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं. एक है वो फर्स्ट जो कहते हैं रिजीम चेंज, तो कुछ इसमें क्लियर नजर नहीं आ रहा कि वो रिजीम चेंज कैसे करेंगे.
اگر وہ ٹاپ لیڈرشپ قتل بھی ہو جاتی ہے، جس میں انہوں نے میجورٹی لوگوں کو قتل کر بھی دیا یا شہید کر دیا ہے، تو اس کی جگہ ان کا ایک میکنزم ہے ایران کا اپنا، وہ پاسداران انقلاب والے اور باقی ان کا ایک سسٹم ان پلیس ہے، جس میں جو ان کی دوسرے سیکنڈ جو سٹیج والی لیڈرشپ ہے اس کو ریپلیس کر لے گی. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ریجیم چینج، ہاں یہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوپر ٹاپ لیڈرشپ چینج ہو سکتی ہے، لیکن جو ایرانی سسٹم ہے نا، جو یہ پوسٹ ریولوشن والے سسٹم ہے، وہ پوری طرح انٹیکٹ ہی رہے گا فی الحال، تو یہی لگ رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی جو ایران میں پروٹیسٹ ہو رہی تھی کچھ ٹائم پہلے، کچھ 1-2 ویک پہلے، تو اس کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ کافی تنگ ہیں اپنی حکومت سے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس سے چھٹکارا حاصل ہو، کیونکہ مہنگائی ہے، سینکشنز ہیں، ایکسپورٹس نہیں ہیں، باقی چیزیں ہیں. لیکن اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ جب یو ایس نے اٹیک کیا تو وہ جو ان کا جو اینٹی یو ایس سینٹیمنٹس تھے نا ایران میں، وہ دوبارہ مطلب اجاگر ہوئے اور وہ بڑے ہیں، اور وہ جو ان میں تھوڑے سا وہ آیا بھی تھا اپنی گورنمنٹ کے خلاف، وہ ایک نفرت یا وہ ایک لہر، تو وہ پھر ایک ایموشنل محبت میں تبدیل ہو گئی ہے، کیونکہ یہ وہ ایک تھیولوجیکل قسم کی سٹیٹ ہے، اور انہوں نے ایک نیریٹو پروڈیوس کیا ہے اینٹی امریکن. تو میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا آسان ہوگا ان کے لیے ریجیم چینج کرنا، اور اگر ان کیس یہ اوپر ٹاپ لیڈرشپ کو قتل بھی کر دیتے ہیں تو نیچے سے پھر اسی میکنزم کی طرح نئے لوگ آ جائیں گے، اور یہ سائیکل چلتا رہے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر امریکنز یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ نہیں چاہتے کہ وہ اپنے فوجی بھیجیں ادھر ایران میں، تو یہ پھر بڑا مشکل ہو جائے گا اگر کوئی بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے اس کو سسٹین کرنے کے لیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر ان کو بالکل یہ گورنمنٹ نہ بھی رہے تو یہ ایک گوریلا جنگ شروع کر سکتے ہیں، جیسے طالبان نے افغانستان میں کی. تو اس کا ہم نے ایک ایگزامپل دیکھا ہے کہ وہ 20 سال ادھر رہے، انہوں نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ بھی کی، پیسے بھی لگائے، لیکن ابھی ان کے جہاز ادھر کابل ایئرپورٹ پہ ہی کھڑے تھے تو طالبان دوبارہ پہنچ گئے تھے کابل میں. تو فی الحال تو یہ ایک اینڈ لیس وار لگ رہی ہے. اور سیکنڈ انہوں نے جو اس پہ وہ لاجک دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم اس کو نا جو ان کا نیوکلیر پروگرام ہے اس کی وجہ سے ہم ان کو اٹیک کر رہے ہیں. تو وہ بھی اس کی کوئی بظاہر تو لاجک نہیں لگتی. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ لاسٹ ایئر جون میں انہوں نے اسٹرائک کی تھی ایران پہ، جس پہ انہوں نے کلیم کیا تھا جی ہم نے ان کی جو نیوکلیر فیسلٹیز ہیں ان کو تباہ کر دیا، اور اب یہ نیئر فیوچر میں دوبارہ انریچمنٹ نہیں کر سکتے. تو اگر ان کا وہ کلیم سچ تھا تو یہ کیسے ہو گیا کہ 6 منتھ کے اندر اندر وہ ایران پھر وہ صلاحیت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو مذاکرات ہو رہے تھے ان کے عمان کے ساتھ، تو 2 دن پہلے عمانی وزیر خارجہ نے بھی سیم بات کی تھی کہ جی ہم مذاکرات میں بہت قریب پہنچ چکے ہیں ایک ایگریمنٹ میں، جدھر ایران یہ تسلیم کر رہا ہے کوئی انریچمنٹ اپنا جو ہے وہ چھوڑ دے گا. لیکن اس کے باوجود یہ سٹرائکس ہو جانا اور یہ امریکہ اور اسرائیل کا اٹیک کر دینا یہ بڑا سٹرینج ہے، اور اس میں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی کلیئر کٹ گولز نہیں ہے، اور اس کا یہ ہوگا کہ اس سے خطے میں نا کافی انسٹیبلٹی آئے گی آگے جا کے. بٹ رضوان ملک صاحب، اب یہ جس کو آپ اینڈلس وار کی ایک سی صورتحال کہہ سکتے ہیں، بٹ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ اس وقت کچھ حد تک اتحادی سعودی عربیہ اور گلف کے باقی ممالک بھی ہیں، ان کو تو بالکل ان کے حق میں نہیں جاتا اس قسم کی غیر یقینی کی صورتحال اور ایک اینڈلس وار. تو کیا آپ کے خیال میں وہ کوئی دباؤ ڈال سکتے ہیں امریکہ کے اوپر کہ وہ جلد از جلد اس کانفلکٹ کو یا اس لڑائی کو ختم کر دیں اور باقی اور طریقوں سے ایران کو کمزور کرتے رہیں؟ جی ڈال تو سکتے ہیں لیکن ایک لمیٹڈ حد تک، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب کچھ منتھس پہلے جب کچھ لوگ تھے مذاکرات کے لیے حماس کے ادھر قطر میں، تو اسرائیل نے قطر پہ بھی بمبنگ کی تھی دوحہ میں. تو حالانکہ قطر ایک بڑا الائی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا، تو اس میں ہم اس کو ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دباؤ ڈال سکتے ہیں، لیکن شاید اتنا دباؤ نہیں ڈال سکتے جتنا اسرائیل ڈال سکتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس پہ. اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ جو اب نئے ہرموز ہے یا جو اسٹیٹ آف ہرموز ہے وہ بند ہونے سے یہ جو بڑی اکانومیز ہیں نا، انڈیا، چائنا اور جاپان، ان کو بڑا دھچکا لگ سکتا ہے، کیونکہ ان کی آئل سپلائیز اور گیس سپلائیز ادھر سے جاتی ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک مسئلہ ہے. لیکن اگر ان کی گلف اسٹیٹس کی بات کی جائے تو وہ میرا نہیں خیال کہ اتنے ایک حد سے زیادہ پریشر امریکہ پہ ڈال سکتے ہیں، کیونکہ آلریڈی وہ کافی ان پہ سٹرائکس ہو رہی ہیں اور ان پہ میزائل داغے جا رہے ہیں، لیکن وہ اس کو برداشت کرنے کے علاوہ ان کے پاس شاید کوئی آپشن نہیں ہے. صحیح. تو آپ کے خیال میں مڈل ایسٹ سے کوئی دباؤ نہیں پڑ سکتا؟ تو کیا ہم اس پر بات کر سکتے ہیں کہ کیا صدر ٹرمپ پہ اپنی ڈومیسٹک کنسٹیچوئنسی
کی طرف سے کوئی دباؤ آ سکتا ہے اس جنگ کو جلد ختم کرنے کا؟ کیونکہ obviously ان کی جو سپورٹ بیس ہے ان میں سب تو اس قسم کی اوورسیز جنگوں کے حق میں نہیں ہے. جی اس میں جو ہے نا صدر ٹرمپ کے لیے، کیونکہ انہوں نے کانگریس سے بھی منظوری نہیں لی اس جنگ کی، تو میرے خیال میں اب یو ایس اگر اس کو پرولونگ کرتا ہے نا اس جنگ کو، تو خود ایک ڈائلیما کا شکار ہو جائے گا کہ اس کو اینڈ ہم نے کدھر کر رہا ہے، کیونکہ آف ریمپ تو چاہیے ان کو بھی کہ اس جنگ سے نکلنے کے لیے. اسرائیل کا تو ایک طرح سے مقصد پورا ہو جاتا ہے کہ اس نے اسٹرائکس کر دی، اس نے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ایران کی وہ قتل کر دی، انہوں نے اپنا ایک وہ جو ریونج والا سسٹم ہوتا ہے وہ لے لیا. لیکن اس کا وہ انتقام کدھر ہوگا؟ تو یہ اس کو اینڈ کرنا ایک یو ایس کے لیے بھی ایک بڑا مسئلہ آگے جا کے ہو سکتا ہے، کیونکہ ایرانی جو ہیں جو فی الحال ان کی مزاج سے لگ رہا ہے تو وہ گیو اپ کرنے والے نہیں ہیں، تو وہ کاؤنٹر سٹرائک کر رہے ہیں. ایون یہ کہ فزیکلی قبضہ بھی کر لیتا ہے ایران پہ تو ایک گوریلا جنگ سٹارٹ ہو جائے گی. ایک مطلب 90 ملین پاپولیشن ہے ایران کی، تو وہ کس کس کو روکیں گے اور کس کس کو ماریں گے؟ تو اگر یہ خود ہی رک جائیں، مطلب یہ کہتے ہیں جی ہمارے آبجیکٹیوز اچیو ہو گئے، ہم آگے کوئی مزید کچھ نہیں کرنا چاہتے، تو پھر تو ایک اور بات ہے جس طرح لاسٹ ٹائم انہوں نے کیا تھا. لیکن اگر اس کو یہ ایک منطقی انجام تک کچھ لے کے جانے کی کوشش کریں گے تو اس میں آگے جا کے یو ایس کے لیے بھی مسائل ہوں گے. وہ مسائل اس طرح نہیں ہوں گے کہ وہ ٹیکنالوجیکلی یا ملیٹریلی ان سے کچھ کم ہے، وہ اس لیے ہوں گے کہ وہ ادھر ایک 90 ملین پاپولیشن ہے، اس کا وہ کیا کریں گے نا، کیونکہ اور وہ پاپولیشن کافی چارج پاپولیشن ہے، اور ان میں ایک اینٹی امریکن جو ہے نا وہ سینٹیمنٹ بھی بہت زیادہ ہے. تو میرے خیال میں یہ ان کے لیے اگر وہ آتے ہیں اس کو مزید آگے پرولونگ کرتے ہیں تو ان کے لیے ایک اور عراق بن سکتا ہے جدھر پھر بعد میں بہت زیادہ صرف یو ایس کے لیے بھی مسائل نہیں ہوں گے، پورے ریجن کے لیے ہوں گے. تو آپ سر پھر آپ کی باتوں سے تو پھر لگ رہا ہے کہ ہم اب تیار رہیں کہ آنے والے دنوں میں یا ہفتوں میں مہینوں تک یہ صورتحال ایسے ہی رہ سکتی ہے؟ وڈ یو لائک ٹو پٹ سم کائنڈ آف کوئی آپ ہمیں ٹائم ڈیوریشن دینے کے لیے تیار ہوں گے کہ یہ واٹ آر وی لوکنگ ایٹ ان ٹرمز آف اے کانفلکٹ؟ جی ابھی آپ ٹائم ڈیوریشن کی بات کر رہے ہیں، سوری آپ کی آواز. جی آپ کو لگتا ہے ہفتے مہینے کتنا یہ چلے گا معاملہ؟ ویری کوئکلی سر. جی ٹائم ڈیوریشن جو اگر وہ دیں تو اب ان کے پاس کیا آئیڈیا، یہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ بہت مشکل ہے کہ اگر وہ کچھ دنوں میں یا کچھ ویکس میں اس جنگ کو ختم کر سکیں، کیونکہ اگر وہ ایک لیڈر ماریں گے اس کے نیچے وہ میکنزم ہے، دوسرا آ جائے گا، دوسرے کو ماریں گے تو وہ تیسرا آ جائے گا، وہ میکنزم تو انٹیکٹ ہے، وہ تو ان پلیس ہے، تو اس کا ان کے پاس فی الحال کوئی حل نہیں ہے. اور جو لوکل ریزنٹمنٹ تھی گورنمنٹ کے خلاف وہ بھی یو ایس کے اٹیک کے بعد وہ بھی کم ہو گئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ ایک پرولونگ وار ہے، یہ وہی ویتنام ہے، وہی عراق ہے، وہی افغانستان ہے، اس میں کوئی زیادہ ڈیفرنس نہیں ہوگا اگر یہ اس کو آگے لمبا کھینچتے ہیں تو. بہت بہت شکریہ رضوان صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.